संयुक्त पूंजी कंपनी द्वितीय, ये वो चैप्टर है जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन में। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। लेकिन हमें यहाँ पे यह भी पढ़ना है कि किसी कंपनी का अगर निर्माण करना हो तो कैसा होता है, कैसे होता है। तो देखिए, निर्माण करने के लिए हमें कंपनी की जो तैयारियां करनी होती हैं वह सब प्रवर्तन कहलाती हैं। और प्रवर्तन का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो है कंपनी का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो सबसे पहली बात, निर्माण होता क्या है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लें। तो निर्माण में आपने ये पाया कि निर्माण के बारे में गूथमैन और डूडल जो कहते हैं वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम अपने जो वक्तव्य और क्या बोलते हैं उसे, कथन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गूथमैन और डूगल, इनके सेंटेंस से शुरुआत करते हैं समझने की कि प्रवर्तन होता क्या है। तो देखिए, प्रवर्तन उस विचार के साथ आरंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय का क्रमिक विकास किया जाता है। व्यवसाय का विकास ऐसा नहीं कि अचानक से किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और एकदम से जो विकास है वो अपने विकसित अवस्था में हमारे समक्ष प्रकट हो गया। विकास होता है किसी भी व्यवसाय का क्रम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो प्रवर्तन उस विचार के साथ शुरू होता है जिससे किसी व्यवसाय का क्रमिक विकास किया जाता है। उस विचार से ही किसी भी व्यवसाय का विकास शुरू होता है, क्रमिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप। जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक प्रवर्तन का कार्य चलता रहता है। और उसके बाद में जब प्रवर्तन का कार्य संपन्न होता है तो आप पाते हैं कि बिजनेस का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन हो चुका है और फिर बिजनेस अपना कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है। तो बिजनेस मीन्स कंपनी, क्योंकि यहाँ हम कंपनी की बात कर रहे हैं और कंपनी चूँकि एक व्यक्ति होती है, लीगल व्यक्ति सही, लेकिन व्यक्ति होती है और व्यक्ति अपने काम स्वयं संपन्न करता है, ऐसा माना जाता है। तो जो प्रवर्तक होते हैं वह यहीं पर छूट जाते हैं और फिर कंपनी अपने रास्ते पर स्वयं आगे निकलती है। तो हम थोड़ा सा जाने समझें कि दरअसल प्रवर्तन है क्या। तो हम साधारण बोलचाल की भाषा में परिवर्तन और निर्माण दोनों शब्दों को एक ही अर्थों में लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक नहीं हैं। दरअसल कंपनी के निर्माण की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली अवस्था है प्रवर्तन। पहली अवस्था है, 4 स्टेजेस हैं निर्माण की। प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन स्टेज पहली अवस्था है। फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज आती है जहां समामेलन होता है। तीसरे स्टेप पे हम पूंजी की व्यवस्था करते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है। और चौथा स्टेज होती है जहां पे हम व्यवसाय आरंभ करने की अवस्था पर पहुंचते हैं, इसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज बोलते हैं। इन 4 अवस्थाओं से हो करके हम कंपनी के निर्माण को पूरा कर पाते हैं। तो प्रवर्तन और निर्माण एक नहीं है, प्रवर्तन निर्माण की 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था है। ठीक, तो चलिए प्रवर्तन के बारे में कुछ बातें और जानेंगे। अभी हमने ये जाना ही कि निर्माण की पहली सीढ़ी है प्रवर्तन। कंपनी के निर्माण के लिए प्रवर्तन के अंतर्गत जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है, हम वो सारे आवश्यक कार्रवाई करते हैं। प्रवर्तन का अर्थ होता ही है प्रारंभ करना, यानी कि सभी क्रियाओं से आशय होगा प्रवर्तन का, जो किसी व्यवसाय को शुरू करने की कल्पना से लेकर कंपनी के अस्तित्व को प्रदान करने तक करनी पड़ती हैं। किसी कंपनी के निर्माण से पूर्व कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने की कल्पना करते हैं। सबसे पहले विचार आता है, जैसे आपने अभी कल्पना के रूप में सुना, और फिर वे व्यावसायिक अवसरों की खोज करने हेतु गहन अध्ययन और जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि कहाँ पर व्यावसायिक अवसर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम, किस में कितना धन लगेगा, कितना रिस्क होगा और कितनी वहाँ से अर्निंग यानी कि आमदनी होने की संभावना है। फिर वो व्यवसाय को आरंभ करने की योजना बनाते हैं और इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि व्यवसाय का क्षेत्र तथा स्थान क्या होगा, पूंजी किस प्रकार से प्राप्त होगी,
अंशों के रूप में, ऋणपत्रों के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, सरकार से, बैंक से, कहाँ से? और भूमि इमारत की व्यवस्था कैसे की जाएगी, अर्थात वो हम स्वयं खरीदेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे भूमि खरीद के, या किराए पर इमारत ले ली जाएगी? व्यवसाय के लिए सामग्री, मशीनें, श्रम, ये सब कहाँ से प्राप्त होंगे? तथा कंपनी की स्थापना के लिए क्या क्या वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी होंगी, ये सारी चीज़ों पे जो विचार विमर्श करता है वह व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। और ये सारी गतिविधियाँ एक साथ जब रखी जाती हैं तो प्रवर्तन कहलाती हैं। तो प्रवर्तन संबंधी क्रियाओं के फलस्वरूप ही कोई कंपनी अस्तित्व में आती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रवर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी का अस्तित्व प्रवर्तन की वजह से ही है। इसलिए प्रवर्तक कंपनी के जनक भी कहलाते हैं। प्रवर्तक वो जो प्रवर्तन की क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। तो परिभाषाओं में हम सबसे पहले परिभाषाएं हम पढ़ना चाहेंगे जिनकी वह H.E. हॉगलैंड, इनकी परिभाषा है प्रवर्तन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना की जाती है। जो व्यक्ति किसी व्यावसायिक संस्था के निर्माण में भाग लेते हैं उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों का योग, यानी वो जो कुछ भी करते हैं वो सब प्रवर्तन कहलाता है। और जो व्यावसायिक संस्था के निर्माण में भाग लेते हैं वे लोग क्या कहलाते हैं? वे सारे लोग प्रवर्तक कहलाते हैं, प्रमोटर। तो एक तो पहली परिभाषा ये रही, और दूसरी परिभाषा आप इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटी परिभाषा ले लीजिए, क्योंकि पहले में पूरी बात कह दी गई है, दूसरे में कहने के अनुसार दूसरे में उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी व्यावसायिक उपक्रम को निगमित रूप में संगठित करने और उसके वित्त को नियोजित करने की प्रक्रिया को प्रवर्तन कहते हैं। पहले तो निगमित रूप में संगठित करना यानी कि उसको इनकॉर्पोरेशन कराना, और उसके वित्त की यानी कि पैसे की व्यवस्था वगैरह करना, यानी कि उसकी प्लानिंग करना। नियोजित करना मतलब प्लानिंग करना, योजना बनाना, इसकी प्रक्रिया प्रवर्तन कहलाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रवर्तन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो किसी व्यवसाय संबंधी अवसरों की खोज व जांच पड़ताल से लेकर कंपनी को एक वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने तक की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं प्रवर्तन हैं। तो प्रवर्तक कौन होगा? प्रवर्तक किसी कंपनी का जन्मदाता होगा। ये तो इसका स्टेटस हो गया। यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी की स्थापना करने का विचार अपने मस्तिष्क में लाता है, अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए व्यवसाय संबंधी अनुसंधान करता है, किसी निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का समामेलन यानी कि निर्माण करवाता है, आवश्यक सामग्री जुटाता है, अपने पास से प्रारंभिक व्यय करता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करके व्यवसाय शुरू करवाता है, वह व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। यदि कंपनी प्रारंभ से ही असफल रहती है तो समस्त हानि का भार प्रवर्तक को ही वहन करना पड़ता है। प्रवर्तक एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी, अर्थात कोई कंपनी भी प्रवर्तक हो सकती है, कोई साझेदारी संस्था या कोई अन्य संस्था भी, बैंक वगैरह भी प्रवर्तक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रवर्तक की परिभाषाओं को अगर हम पढ़ना चाहें तो इसके लिए आपको एक तो न्यायाधीश C.J. काकबर्न की परिभाषा पढ़नी होगी जो बहुत अच्छी है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो पूर्व निश्चित उद्देश्य के आधार पर कंपनी के निर्माण का दायित्व लेता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। और एक परिभाषा और पढ़ लीजिए गोथमैन की कि गोथमैन और डोगल, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो व्यक्तियों, पूंजी और सामग्री को एक चालू संस्था के रूप में एकत्रित करता है। इन सबको एकत्रित जब वो कर देता है तो वो एक संस्था क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। तो वही व्यक्ति है प्रवर्तक। तो संक्षेप में प्रवर्तक वह व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण की रूपरेखा तैयार करता है और अपने एवं अन्य व्यक्तियों के साधनों की सहायता से कंपनी को वैधानिक एवं व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। दरअसल कंपनी प्रवर्तक जो है इसका कार्य, कंपनी प्रवर्तन का कार्य कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संस्था या कंपनी कर सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रवर्तक कंपनी में स्वयं भी भागीदार बने। भागीदार मतलब अंशधारी बने। वह कंपनी से अपनी सेवाओं का पारिश्रमिक लेकर कंपनी से अलग भी हो सकता है। वैसे सामान्यतः प्रवर्तक बाद में कंपनी का प्रबंध संचालक आदि बनकर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पारिश्रमिक लेकर वह
स्वयं को कंपनी से अलग कर ले। प्रवर्तन के चरण कौन कौन से होते हैं? पहला चरण होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आपने कंपनी के निर्माण के 4 स्टेप्स पढ़े थे, यानी कि 4 स्टेजेस पढ़े थे, और उनमें पहली स्टेज था प्रवर्तन, और प्रवर्तन के भी कुछ चरण हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रवर्तक के मन में कंपनी के निर्माण का विचार आता है, और जैसे ही विचार मन में आता है वह प्रारंभिक जांच करता है कि वह विचार जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। उसको साकार रूप में लाने के लिए वह प्रारंभिक जांच करता है, जैसे किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए, इसके लिए स्थान विशेष पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वगैरह वगैरह। विभिन्न जांच पड़ताल, प्रारंभिक अनुसंधान के बाद विभिन्न जांच पड़ताल द्वारा यह हिसाब लगाना पड़ता है कि कंपनी के निर्माण के बाद प्रस्तावित व्यवसाय से लाभ भी होगा या नहीं। इसके लिए भावी मांग का अनुमान लगाना पड़ता है और सरकार की औद्योगिक नीति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए विशेषज्ञों से परामर्श करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने कंपनी के निर्माण का विचार लिया और प्रारंभिक जांच की, उसमें कुछ बातें आई कि किस तरह की वस्तु का उत्पादन किया जाए, स्थान क्या हो, सुविधाएं कौन कौन सी आपको देनी होंगी वहाँ पर, चाहिए होंगी वहाँ पर। फिर विस्तृत जांच पड़ताल में आपको ये देखना पड़ा कि जो वस्तु आप बनाना चाहते हैं उसकी मांग कैसी है, सरकार की औद्योगिक नीति उस वस्तु से संबंधित कैसी है, विशेषज्ञों से परामर्श वगैरह। ये विस्तृत जांच पड़ताल का कार्यक्षेत्र है। उसके बाद में जब आप सब कुछ, आपकी प्रारंभिक और विस्तृत जांच पड़ताल ठीक ठीक रही और आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, तो अब आपको विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गहन जांच पड़ताल के बाद अगर लाभ के अवसर दिखाई दें तो प्रवर्तक उन साधनों को एकत्रित करता है जो व्यवसाय को चलाने के लिए सहायक होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अनेक व्यक्तियों, विशेषज्ञों और संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके भूमि, मशीन और आवश्यक सामान खरीदने के अनुबंध करता है। इस चरण तक कंपनी का जन्म नहीं होता, इसलिए प्रवर्तक सभी अनुबंधों को इस शर्त के साथ अंतिम रूप देता है कि अनुबंधों की पुष्टि कंपनी के द्वारा उसकी स्थापना के बाद होगी। अनेक प्रारंभिक व्यय प्रवर्तक को अपने पास से करने पड़ते हैं। अभी वो जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो इस आशय के साथ करता है कि कंपनी के निर्माण के बाद उसके अनुबंधों को पुष्ट किया जाएगा, यानी कि लीगलाइज किया जाएगा। अभी वो उनसे एक तरह का तात्कालिक अनुबंध करता है। जिन जिन लोगों से भी उसे अनुबंध करना पड़ता है, जैसे कि विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, विशेषज्ञों से। विभिन्न साधनों की व्यवस्था के पश्चात उसे पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे वित्त व्यवस्था कहा जाता है। तो प्रवर्तक को अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए अधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि कंपनी अपनी पूंजी अंशों, ऋणपत्रों के निर्गमन से वो अपनी पूंजी प्राप्त करेगी, लेकिन इन स्रोतों से राशि प्राप्त होने के पहले ही बहुत सारे मद होते हैं, यानी कि खर्चे होते हैं जिन पे आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए प्रवर्तक को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। धनराशि की व्यवस्था के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि से उसे संपर्क करना होता है। प्रारंभिक अनुबंध तैयार करना, यदि किसी चालू व्यवसाय को क्रय करना होता है तो प्रवर्तक विक्रेताओं तथा अन्य पक्षों से अनुबंध भी कर लेता है पहले से। अभिगोपकों से अनुबंध करना, अभिगोपक वो लोग होते हैं जो अंडर राइटर्स होते हैं, अर्थात जो इस बात की गारंटी देते हैं कंपनी को कि जितने अंश वो इशू करने वाली है, अगर उसमें से कम 90% अंशों के लिए आवेदन नहीं आए तो जो शॉर्टेज होगी वो स्वयं खरीद लेंगे। तो ऐसे लोगों से अनुबंध किया जाता है इसी आशय का, और इसके बदले में इन्हें फीस वगैरह भी देनी होती है, उसकी भी शर्तें सारी तय कर ली जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है प्रमोशन में वो है आवश्यक प्रलेख तैयार करना, जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण वगैरह। ये रजिस्ट्रार के पास जमा करने होते हैं। कंपनी का नाम निश्चित करना, प्रवर्तक ही अपनी कंपनी का नाम तय करता है। कंपनी का नाम चुनते समय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी अध्याय में, अध्याय 16 में इस बारे में चर्चा की गई है। तो फिलहाल प्रवर्तक के क्या क्या कार्य होते हैं इसका अंदाज़ा आपको प्रवर्तन की चरणों से, स्टेप्स से लग गया होगा, लेकिन फिर भी उसको हमें दोहराना है एक बार। प्रवर्तक के कार्यों के तौर पे हमें उसे पढ़ना है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।